आज हम लोग देखेंगे डीसी मोटर में टार्क और आर्मेचर धारा में क्या संबंध है। न्यू टॉपिक आपकी है। आपने टार्क देखा, आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति देखा। अब हम लोग देखेंगे कि आर्मेचर में उत्पन्न टार्क और आर्मेचर धारा आईए में क्या संबंध है। ये हम लोगों की टॉपिक डीसी मोटर। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि टार्क आर्मेचर टार्क टीए बराबर है के फाई आईए न्यूटन मीटर पर। क्लियर है कि नहीं मालूम? तो अब यहां से हम लोग कहेंगे कि आर्मेचर टार्क यही है, टीए यानी आर्मेचर टार्क, ये जो है टीए समान अनुपाते है फाई के और टीए समान अनुपाते है आईए। बोलिए ना भाई। अब हम लोग देखते हैं शंट मोटर। कौन सी मोटर? शंट मोटर में संबंध। यही शंट मोटर में टीए व आईए में, आर्मेचर धारा आईए में संबंध। ये हम लोगों की शंट मोटर बनी हुई है बेटा। इसी में आपने वोल्टता का समीकरण लिखा कि यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज। तो आपने लिखा कि इस तरह से वोल्टता समीकरण हो गया V बराबर EB प्लस IARA बराबर ISH गुणे RSH। ये वोल्टता का समीकरण आपने लिखा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज V बराबर ISH गुणे RSH। तो यहाँ से लिख देते हैं। और तो इस तरह से हो गया V बराबर ISH गुणे RSH, इसलिए ISH बराबर हो गया V बटे RSH। और हम लोग जानते हैं कि ISH समान अनुपात फाई है। बोलिए ना। जितने इसमें तगड़ी धारा जाएगी इससे उतने तगड़ा फ्लक्स फाई निकलेगा। कम धारा जाएगी कम फ्लक्स निकलेगा। अब वो देखिए फाई समान अनुपात आर, ये आपका शंट फील्ड की धारा है ISH। और चूंकि भी हमारा क्या सप्लाई वोल्टेज स्थिर रहता है। घर में अगर वोल्टेज थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो हम लोगों का बल्ब लुकलुकाने लगता है, पंखा जो है स्लो फास्ट होने लगता है, हर चीज। तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज को हमेशा सप्लाई वोल्टेज को बेटा नियत रखते हैं, स्थिर रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो हमारा सप्लाई वोल्टेज अगर स्थिर है और बटे में जो है आपका RSH, यानी इस शंट फील्ड वाइंडिंग का जो आपने कहा कि ये पतले तारों की अधिक टर्नों की बनाई जाती है, इसका प्रतिरोध 50 ओम से 250 ओम तक रखते हैं और इसे आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये जो है कंपनी लगा कर देगी, इसका जो भी प्रतिरोध RSH का मान होगा 100 ओम, 50 ओम, 250 ओम, वो भी फिक्स होगा। तो ये भी स्थिर होगा, ये भी क्या होगा? हाँ। तो जब अंश और हर स्थिर होंगे तो उसकी धारा ISH, उसका रिजल्टेंट भी क्या होगा? स्थिर होगा। और जब आपका ISH स्थिर होगा तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी स्थिर होगा। तो शंट मोटर की दशा में ये जो है आप देख रहे हैं कि TA बराबर के फाई IA,
यानी ये तो कांस्टेंट स्थिर है ही, ये कांस्टेंट है ही, अब ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी स्थिर हो गया। शंट मोटर की दशा में हमारा फाई भी स्थिर हो गया या कांस्टेंट हो गया, स्थिरांक हो गया। अब क्या हो गया, इस तरह से आप कहेंगे कि TA समान अनुपाते सिर्फ IA, शंट मोटर में TA समान अनुपाते IA। फ्लक्स फाई से कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अगर धारा बढ़ती भी है तो इसका फिक्स वोल्टेज है। देखिए ना, इसका फिक्स वोल्टेज है बेटा, और V बराबर ISH गुणे RSH है, इसलिए इसमें धारा इस फार्मूले से हमेशा स्थिर ही धारा जाएगी। ISH का मान नहीं बदलता है, और ISH नहीं बदलेगा तो हमारा फ्लक्स भी इससे निकलने वाला नहीं बदलेगा। तो अतः K भी कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया शंट मोटर में। तो अब केवल टार्क समान अनुपाते आइए। तो शंट मोटर में आप कहेंगे कि आर्मेचर का टार्क केवल आर्मेचर धारा के समानुपाती। किसके समानुपाती? हाँ, सिर्फ इसके समानुपाती है। धारा बढ़ जाएगी, टार्क बढ़ जाएगा, धारा घट जाएगी, टार्क घट जाएगी। लेकिन धारा बढ़ेगी बेटा तो टार्क बढ़ेगा और गति घटेगी। गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी आपने लिखा कि EB बराबर क्या होता है, 5ZNP/68। चलिए, तो अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अगर उसकी बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे EB बराबर क्या लिखते हैं, 5ZNP/68 वोल्ट लिखते हैं। यहाँ से बेटा अगर हम लोग N बराबर, यही मोटर की गति N, अगर N बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, EB गुणे 60A/5ZP। अब देखिए, ये इतनी चीजें जो है कांस्टेंट, मोटर की गति N क्या है, इतनी चीजों को Z कंपनी लगा कर देगी। चालकों की संख्या, पोलों की संख्या 60 फिक्स है, या समांतर पथों की संख्या हम लोग जानते हैं कि लैप वाउंड में A बराबर P होती है, वेव वाउंड में A बराबर 2 होती है। तो ये कांस्टेंट हो गया। तो अगर इसको हम लोग K मान लें तो मोटर की गति N बराबर हो गया K इंटू EB/5। बोलिए ना, यानी आप कहेंगे कि मोटर की गति N समान अनुपाते EB है, यानी विरोधी विद्युत वाहक बल जितने ज्यादा होगा मोटर की गति उतने अधिक। और N समान अनुपाते आप लिखेंगे 1/5। बोलिए ना, N क्या है, फाई के बढ़ने पर मोटर की गति घट जाए, तो N समान अनुपाते 1/5 है, और फाई समान अनुपाते क्या है, I। फाई समान अनुपाते I है, तो आप लिख सकते हैं समान अनुपाते 1/I या IS, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि धारा I का मान बढ़ेगा तो मोटर की गति N घटेगी, और धारा का मान बढ़ने पर बेटा एक तरह से टार्क तो बढ़ रहा, लेकिन धारा के बढ़ने पर मोटर की गति घटेगी। यानी जब टार्क बढ़ेगा तो गति घटेगी, यूं का। ठीक है ना, जैसे आपकी जो है फर्स्ट गियर में मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, टार्क बहुत ज्यादा होता है। 3 लोग बैठे हैं तब भी चक्का नाचने लगता है, मोटरसाइकिल आगे बढ़ने लगती है, तो टार्क बहुत उच्च होता है लेकिन स्पीड बहुत कम होती है। इस तरह से यहाँ पर भी देख रहे हैं, IA के बढ़ने पर टार्क जब उच्च हो जाएगा तो उसी धारा के बढ़ने पर मोटर की गति कम हो जाएगी, यानी टार्क उच्च तो गति कम। चलिए, तो इस तरह से अब अगर 2 स्थितियां हैं
पहले समय में बेटा टार्क जो है 1 है और धारा भी 1 है, ठीक है ना। पहली स्थिति में तो हम लोग लिखेंगे बेटा, पहली स्थिति में ये इसको अगर 1 मान लें और दूसरी स्थिति में इसे TA2 समान अनुपात IA2 मान लें। एक ही मोटर की दो स्थितियों पर बेटा लोड हमने भिन्न भिन्न कर दिया, सप्लाई वोल्टता थोड़ा घटा बढ़ा दिया, कुछ कर दिया इस टाइप से। तो उसी एक ही मोटर की दो स्थितियों में मान लिया कि बेटा टार्क जो है, अभी आपने देखा ना कि I1 बढ़ा देंगे तो जो है हमारा टार्क बढ़ जाएगा और आर्मेचर धारा घटा देंगे तो टार्क घट जाएगा। तो इसलिए टार्क जो है का नाम बढ़ाना घटाना, प्रश्न के हिसाब से कौन बढ़ा कौन घटा ये ना नाम देके उसे 1 और 2 नाम दे दिया गया। तो अब इनमें क्या संबंध है, तो हम लोग यही लिखेंगे, अगर भाग दे दें तो यही हो जाएगा TA1 बटे TA2 बराबर हो जाएगा IA1 बटे IA2, ये संबंध। जैसे आपसे प्रश्न में कहे बाबू कि 10 एम्पियर की आर्मेचर धारा पर टार्क जो है 50 न्यूटन मीटर, यदि धारा जो है 10 एम्पियर से बढ़ाकर 12 एम्पियर कर दिया जाए तो नया टार्क कितना हो जाएगा, तो इस फार्मूले पर रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपके शंट मोटर की कहानी। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे सीरीज मोटर में टार्क TA व IA में क्या संबंध, क्लियर है। यही फार्मूला आपको याद रखना है ये शंट मोटर के लिए। पहली दशा में ये है, ये पहली दशा में है बेटा, और ये वाला जो है दूसरी दशा, ठीक है ना। आर्मेचर में धारा एक समय ये जा रही है तो वो उसी मोटर का टार्क इतना है, और जब धारा का मान थोड़ा बदल दिया तो टार्क बदलकर T1 से T2 हो गया। तो अब दोनों में संबंध क्या हो गया, ये संबंध भाग दे दिया। तो यहाँ भाग देंगे इतना बटे इतना, यहाँ इतना बटे इतना हो गया, ऐसे क्लियर हो गया। अब ऐसे हम लोग जो है सीरीज मोटर लिखें, किसमें लिखा है, दूसरी कंडीशन क्या लिखा है, सीरीज मोटर या श्रेणी मोटर। तो श्रेणी मोटर में IA और आर्मेचर टार्क, ठीक है ना बेटा, TA में संबंध क्या होगा, तो हम लोग यही फार्मूला लिखेंगे, TA बराबर हम लोग जानते हैं K phi IA होता है, इतना न्यूटन मीटर होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सीरीज का अगर हम लोग बनावें तो सीरीज मोटर में क्या होता है, ये फील्ड वाइंडिंग जो है अब यहाँ नहीं रहेगी। अब सीरीज मोटर में जो है ये यहाँ पर हमारी जो है इसके श्रेणी क्रम में आ जाए, इस क्रम में आ जाए। चलिए ये यहाँ पर हमारी जो है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तारों की और कम टर्नों की बन जाएगी बेटा। और यहाँ से हमारी जो है ये सप्लाई जो है यहाँ से हम लोग जो है V वोल्ट की I एम्पियर की सप्लाई यहाँ से DC देंगे यहाँ से। तो जब हमारी फील्ड वाइंडिंग ये टर्मिनल हो गया इतना, तो आपके जो है मोटर के अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब V वोल्ट की हम लोग सप्लाई देंगे, I एम्पियर की धारा इसमें घुसेगी, तो यहाँ पर आकर उसी को, इस धारा को, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो ISE कहेंगे, इसके प्रतिरोध को RSE कहेंगे। वही धारा जब आर्मेचर में घुसेगी तो उसे IA कहेंगे, उसके प्रतिरोध को RA कहेंगे। अब सीरीज में क्या हो गया, आप कहेंगे जो धारा सीरीज में चलती है बेटा वो एक ही धारा बहती है, इसलिए धारा का समीकरण लिखेंगे I बराबर ISE बराबर IA, चाहे उसी को I कहिए, चाहे ISE कहिए, चाहे
आई ए कहिए, चूंकि सब धारा एक ही पूरे परिपथ में बहती है, तो इस तरह से सब आपस में नाम भले अलग अलग रखा जा रहा है लेकिन सबका मान बराबर है। आई का मान हमें ज्ञात हो गया तो उतने एम्पियर आई ए का भी मान है, वही मान जो है आई एस ई का। इस तरह से धारा समीकरण आपका हो गया इस तरह से सीरीज मोटर में। यही कौन सी मोटर हो गई? हाँ, ये हो गई बेटा श्रेणीबद्ध मोटर। इसी को कहेंगे सीरीज वाउंड मोटर। बद्ध को बेटा वाउंड कहते हैं मोटर। तब इसका धारा समीकरण आपने लिखा, धारा समीकरण क्या लिखा? तो लिखा आपने आई बराबर आई एस ई बराबर आई, और वोल्टता समीकरण लिखा तो लिखेंगे V माइनस आई एस ई आर एस ई, यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज, बोलिए ना, ऐसे लिख दीजिए। तो लिखेंगे V माइनस V बराबर आई आर से, ये कै वोल्ट खा रहा है तो V बराबर आई आर से आई एस ई गुणे आर एस ई खा रहा, तो V को इतना घटा देगा और यही बराबर हो जाएगा ई बी प्लस आई ए आर। बोलिए भाई ना। हाँ, या V बराबर लिखेंगे डायरेक्ट तो लिखेंगे V बराबर ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस आई एस ई आर एस ई, इतना वोल्ट लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे चाहे वैसे लिखेंगे। ये हो गया धारा समीकरण। अब श्रेणी मोटर में क्या है बेटा? सीरीज मोटर में जब तक हमारा जो है ये फुल उत्तेजित नहीं हुआ, हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग या जो ये वाला चुंबक है अगर श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो ये जब तक फुल एक्साइट नहीं है। फुल एक्साइट को हम लोग कहते हैं 100% उत्तेजन, अथवा उसी को कहते हैं सामान्य उत्तेजन या नॉर्मल उत्तेजन, और वो है बेटा 100% उत्तेजन। जब उससे ज़्यादा उत्तेजित होता है तो उसे ओवर एक्साइट कहते हैं, और 100% से कम उत्तेजित होता है यानी उसे नॉर्मल उत्तेजन से जब कम उत्तेजन होता है तो उसे कहते हैं निम्न उत्तेजन। तो जब तक ये जो है फुल एक्साइट नहीं होता है तब तक क्या होता है कि हम लोग जैसे जैसे धारा हमारी बढ़ती जाएगी इसमें, वैसे वैसे फ्लक्स फाई भी, इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई भी बढ़ता जाता है। तो स्टार्टिंग के समय में क्या होता है? दो स्थितियां हो गई। एक स्टार्टिंग के समय, स्टार्टिंग के समय जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग संतृप्त नहीं, संतृप्त नहीं है, यानी अभी 100% उत्तेजन नहीं हुआ, नहीं है, तब तक क्या होता है? तब तक बेटा फाई समान अनुपाते आई एस ई होता है, चाहे आई एस ई कहिए अथवा आई ए कहिए। तो फाई समान अनुपाते आई एस ई या आई ए होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा जो है फाई भी बढ़ रहा है, ये स्थिर नहीं है, इसका मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे इसमें धारा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है हमारा ये फ्लक्स फाई भी बढ़ता जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है स्टार्टिंग के समय। तो इस तरह से इस फार्मूले में इस फाई के जगह पर, इस फाई के जगह पर हम एक आई ए और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि फाई समान अनुपाते आई ए ये लिखा हुआ। अतः तब हमारा फार्मूला हो जाएगा स्टार्टिंग के समय हमारा यही जो है टीएस हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग टार्क जो हो जाएगा एक तरह से आर्मेचर वाला, वो हो जाएगा के गुणे आई ए गुणे एक और आई ए।
अतः TS समानुपाते हो गया IA का वर्ग। इस तरह से स्टार्टिंग टार्क, ठीक है ना भैया। ये वाला जो टार्क था बेटा, ये जो है हमारा, अभी आप शंट मोटर में लिख रहे थे, तो शंट मोटर का टार्क केवल इसी पर निर्भर करता, आर्मेचर धारा पर, क्योंकि उसका फ्लक्स फाई कांस्टेंट होता है जो समांतर में जुड़ा हुआ। अतः ये जो है रेखीय है। ये कौन सा? हाँ, ये रेखीय प्रकार का। और ये जो है परवलय प्रकार, ये कैसा है? हाँ, परवलय टाइप का। ठीक, ये स्टार्टिंग के समय। अब बेटा मान लीजिए कि पहले जो है टार्क जो है आपका TS1 था और ये I1 था। बाद में जो है ये थोड़ी देर बाद जो है ये हो गया TS2 और ये हो गया समानुपाते IA2 का वर्ग। अब दोनों का अगर अनुपात ज्ञात करें दोनों दशाओं में, ये पहली दशा में और ये वाला दूसरी दशा में बेटा, तब सीरीज मोटर के लिए ये हो रहा है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये सीरीज मोटर के लिए बात हो रही है, तब यही हो जाएगा, संबंध हो गया TS1 बटे TS2 बराबर हो गया IA1 का स्क्वायर बटे IA2 का स्क्वायर। अथवा इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, IA1 बटे IA2 का होल। तो ये संबंध, यानी उसमें शंट मोटर में पढ़ेंगे बेटा तो कहेंगे इतना बटे इतना बराबर IA1 बटे IA2, लेकिन सीरीज मोटर की बात करेगा तो वर्ग हो जाएगा। इसलिए इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत उम्दा है। स्टार्टिंग टार्क इसका क्या? आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती। और जब आर्मेचर धारा वर्ग के समानुपाती इसका टार्क है बाबू, तो टार्क बहुत उम्दा है। अतः मोटर को, सीरीज मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना। बिना लोड के स्टार्ट करेंगे तो टार्क इतना अधिक है कि ये जो है एकदम अनंत की ओर स्पीड को भगा देगा और हमारा जो है आर्मेचर की वाइंडिंग आर्मेचर के स्लॉटों से, इन स्लॉटों से बाहर निकलकर इन पोलों से टकरा जाएंगे। इन पोलों से टकरा जाएंगे क्योंकि उनके बीच में गैप जो है 0.25 mm से 0.4 mm का गैप, एयर गैप छोड़ा जाता है। तो ये जो है तुरंत सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण खांचों से बाहर आ जाएंगे और पोलसू से टकरा कर ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए आपको लिखाया गया है कि सीरीज मोटर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उस पर लोड जो है पुली पट्टा से नहीं डालते हैं। पट्टा क्या है, बेल्ट क्या है बेटा, थोड़ा भी पुरान हुई या कहीं जोड़ से कट पिट गया पट्टा बेल्ट तो वो टूट सकता है। और जैसे ही टूटेगा, मान लीजिए कि 2 महीना सही चला, तीसरे महीना में आप चला रहे हैं टूट गया, तो ये कहानी हो जाएगी और मोटर हमारी जल जाएगी। इसलिए हमेशा सीरीज मोटर पर हम लोग किस टाइप का लोड डालेंगे? गियर वाला लोड डालेंगे। गियर के माध्यम से लोड को डालते हैं। जैसे आपके मोटरसाइकिल में गियर माध्यम से लोड डालते हैं, कार में गियर माध्यम से, ट्रक में, ट्रैक्टर में गियर माध्यम से लोड डाला जाता है, पुली पट्टा से लोड नहीं डालते। उस टाइप का लोड जोड़ेंगे। लोड को पट्टे के माध्यम से न जोड़कर लोड को गियर माध्यम से जोड़ेंगे बेटा, तब हमारा जो है कहीं गियर फेल होने की संभावना नहीं है और लोड हमेशा हमारा जुड़ा रहेगा। पट्टा टूटे या कोई भी बात हो तो उस टाइप का कोई खतरा नहीं मोल हम लोग लेते हैं। तो इसलिए जो है सीरीज मोटर को अमूमन ये ध्यान देंगे कि लोड पर ही स्टार्ट करना, बिना लोड के नहीं। तो इसका प्रयोग आप लोगों को लिखाया गया कि इसका प्रयोग क्या है, तो आपने कहा कि इसका प्रयोग जो है ऐसे ट्रैक्शन कार्यों में, खिंचाव कार्यों में करेंगे जहां पर कि पहले लोड दिया जाता है फिर उसे जो है आगे की ओर बढ़ाना।
तो ऐसा प्रयोग जो है हमारे लिफ्ट में, पहले लिफ्ट में हम लोग 8-10 लोग सवार हो जाते हैं, तब मोटर जीरो वेग से उसे खींचना शुरू करती है। क्रेन में है, क्रेन में क्या, कोई भारी सामान आपका ट्रक है, बस है, खाई में गिर गया, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रस्से और बेल्ट से, सब चीज़ से जो है, हुक से उसे बांधते हैं, और फिर वहाँ से ये सीरीज मोटर जो है स्टार्ट करेंगे तो उसे खींच कर ऊपर ले आए, नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग टार्क बहुत उम्दा है। ट्रेन में वैसे ही सारी सवारियां बैठ जाती हैं और फिर उसके बाद जो है स्टेशन से आपकी ट्रेन को आगे बढ़ना है। तो ट्रेन में, ट्राम में, ट्रॉली में, हाइस्ट में, लिफ्ट में, क्रेन में, इन सब जगहों पर इस सीरीज मोटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ऐसे कार्यों को हम लोग ट्रैक्शन वर्क या खिंचाव वर्क या फिर क्या कहेंगे, ट्रैक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे, संकर्षण, क्या कहेंगे, संकर्षण वर्कों में इस मोटर का प्रयोग करेंगे। और वो भी ध्यान देंगे बेटा, पुली पट्टा के माध्यम से लोड न दे के, बल्कि गियर सिस्टम से लोड डाला जाए, तो गियर हमारा कभी फेल नहीं होता है। इस तरह से हमें जो है भविष्य में कहीं ये माने चिंता नहीं रहेगी कि पट्टा टूट गया। जैसे ही पट्टा टूटा तैसे ही मोटर का लोड शून्य हुआ और गति अनंत की ओर भागने लगी। क्लियर है? तो ये बातें आपने लिखा। अब आगे जो है हम लोग जो है इसका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। तो फिलहाल आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।